हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर। फ्रेंड्स, आज की हमारी क्लास हिंदी की क्लास रहेगी। सारे क्वेश्चन है मतलब हिंदी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन रहेंगे और सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, क्योंकि हमने जो क्वेश्चन बनाए हैं वो सुपर टेट को और बिहार टेट को दिमाग में रख के सारे क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। क्योंकि सुपर टेट जो आपका होने वाला है, सुपर टेट में आपको हिंदी में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? हिंदी से 20 क्वेश्चन रहते हैं आपका। 20 क्वेश्चन हिंदी से रहते हैं, 10 क्वेश्चन आपके संस्कृत से रहते हैं और 10 क्वेश्चन इंग्लिश से रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा हिंदी से पूछा जाता है वहाँ पे, मतलब हिंदी के आपके 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो आपको हिंदी अपनी ज़बरदस्त करनी है और हिंदी की ज़बरदस्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, क्योंकि आपको यहाँ से सारे क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखें। सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आपके किसी भी एग्जाम हो, हिंदी तो अक्सर सारे एग्जाम में पूछी जाती है, तो आपको यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन मिल जाएगा। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो हमारा प्रेस बटन है उसको दबाना बिल्कुल ना भूलें, कि जैसे हमारी न्यू वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, देखते हैं पहला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन से हैं? तो इसमें पूछा है विकारी शब्द कौन से हैं। ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। सेकंड ऑप्शन है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक। थर्ड ऑप्शन है तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशी। और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हमसे पूछा गया है इनमें से जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कौन सा है जो विकारी शब्द है, इनमें कौन सा शब्द है जो विकारी शब्द है। तो सही आंसर पता करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए विकारी शब्द होते क्या हैं, तभी तो हम पता कर सकते हैं ना कि विकारी शब्द हैं क्या। तो इनमें कौन सा विकारी शब्द है, तो पता होना चाहिए विकारी है क्या। विकारी शब्द किसे कहते हैं? विकारी शब्द। तो विकारी किसे कहते हैं? तो वे शब्द जिनको हम लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि में रूपांतरित कर सकते हैं। चाहे कोई शब्द है, जैसे कि कोई शब्द है हमारा लड़का, हमने लड़का एक शब्द है और लड़का शब्द है इसको हम किस में परिवर्तित कर सकते हैं? लिंग के अनुसार भी परिवर्तित कर सकते हैं। लिंग के अनुसार जैसे लड़के का लड़की भी हो सकता है। वचन के अनुसार भी परिवर्तित कर सकते हैं, जैसे लड़के का लड़के भी हो सकता है। एक वचन से बहुवचन भी हो सकता है। पुरुष के अनुसार भी चेंज कर दें, कारक के अनुसार भी चेंज कर दें। तो ये शब्द हमारे क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी का मतलब जिन शब्दों में विकार उत्पन्न हो जा सके, यानी कि जिन शब्दों में क्या हो सके? विकार मतलब जिन्हें परिवर्तित किया जा सके, वो शब्द क्या है? सारे विकारी शब्द कहलाते हैं। तो संज्ञा और सर्वनाम, विशेषण और जो क्रिया के सारे शब्द होते हैं, सारे शब्द विकारी हो सारी संज्ञाएं विकारी होती हैं, सर्वनाम भी विकारी होते हैं, विशेषण भी होते हैं और क्रिया भी होती है। तो ये याद रखना है, विकारी शब्द में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया के अंतर्गत जो भी शब्द होते हैं ये सारे शब्द कैसे हैं? ये सारे विकारी शब्द होते हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। यही क्या है? ये हमारे क्या है? विकारी शब्द कहलाते हैं। और क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, ये क्या है? ये अविकारी होते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। अविकारी शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जिनको हम लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार परिवर्तित नहीं कर सकते। वो जिस रूप में है उसी रूप में रहेंगे, उन्हें दूसरे रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। वो सारे शब्द क्या कहलाते हैं? अविकारी शब्द कहलाते हैं। तो विस्मयादि बोधक, जैसे कि हम एक एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे कि एक लिखा विस्मयादि बोधक ओहो लिखा है। ओह, ओहो को हम ओह ही रहने देंगे। इसको हम लिंग के अनुसार नहीं चेंज कर सकते, ना ही वचन के अनुसार चेंज कर सकते हैं और ना ही इसको काल, पुरुष के अनुसार चेंज कर सकते। तो ये हमारे शब्द क्या करें? जिनको हम परिवर्तित नहीं कर सकते वो हमारे अविकारी हो गए। जिनको हम एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं वो हमारे शब्द सारे क्या कहलाएंगे? वो हमारे शब्द विकारी शब्द कहलाएंगे। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृदंत है? ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट है दुधार, सेकंड है भिड़ंत, थर्ड है मिठास और फोर्थ है चतुराई। तो कौन सा शब्द क्या है? कृदंत है, ये पता करना है। कृदंत पता करने के लिए में से कौन से शब्द हैं जो कृदंत हैं, ये सब पता करने पहले हमें कृदंत पता होना चाहिए। कृदंत है क्या आखिर?
जब हमें कृदंत पता होगा तो इसमें से हम सही आंसर पता कर सकते हैं, इनमें से कौन सा हमारा सही होगा। ये पता करने के लिए पहले कृदंत पता करना है। कृदंत क्या है? कृदंत एक जो प्रत्यय होता है, प्रत्यय का प्रकार है। प्रत्यय दो प्रकार का होता है, एक होता है तद्धित प्रत्यय, एक होता है कृदंत प्रत्यय। तो जो कृदंत प्रत्यय के दो प्रकार हैं, एक होता है तद्धित और एक कृदंत होता है। तो पहले में पता होना चाहिए प्रत्यय क्या है। जब प्रत्यय पता होगा तो कृदंत पता चल जाएगा। प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय क्या है? प्रत्यय होता है कि किसी भी कोई शब्द है, कोई वे शब्दांश जो किसी के अंत में लगकर उस शब्द के अर्थ में क्या कर दें? परिवर्तन कर दें। अर्थात क्या है? एक नया अर्थ निकल कर सामने आ जाए, वो शब्द क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कि दे रखा है समाज एक शब्द है। अब इसके पीछे कोई ऐसा शब्द लगाओ जिससे एक नया शब्द बन जाए और अर्थ में क्या आ जाए? परिवर्तन आ जाए, वही क्या कहलाता है? प्रत्यय कहलाता है। तो इसमें हमने ऐड किया, क्या ऐड करें? इक। जब हमने इक इसमें ऐड किया तो क्या बन जाएगा? ये हमारा नया शब्द क्या बन के तैयार होगा? सामाजिक। नया शब्द बन के क्या तैयार होगा? नया शब्द बन जाएगा हमारा सामाजिक। क्योंकि इसमें समाज में क्या जोड़ा हमने? समाज में हमने इक जोड़ा। जब हमने समाज में इक जोड़ा तो नया शब्द बन गया सामाजिक। ये हमने सामाजिक जो इक जोड़ा है, यही हमारा क्या है? प्रत्यय कहलाता है। जब हम किसी भी शब्द के पीछे कोई कुछ अंत में लगाकर, कोई शब्दांश है उसके अंत में उस शब्द को लगाकर अर्थ में क्या कर दें? परिवर्तन कर दें। उस अर्थ का पूरा ही रूप या अर्थ, उस शब्द का पूरा ही अर्थ क्या हो जाए? चेंज हो जाए, वही हमारा क्या कहलाता है? प्रत्यय कहलाता है। तो ये था हमारा प्रत्यय। प्रत्यय प्रकार कितने होते हैं? प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। एक हमने आपको बताया था तद्धित प्रत्यय और दूसरा हमने क्या बताया था आपको? कृदंत प्रत्यय। तो हमसे पूछा क्या गया है? इसमें हमसे कृदंत प्रत्यय पूछा गया है कि कृदंत प्रत्यय होते क्या हैं। तो कृदंत प्रत्यय क्या होते हैं? अब ये तो पता चल गया प्रत्यय पीछे ही लगते हैं। तो प्रत्यय जब कृदंत और तद्धित प्रत्यय जो प्रकार हैं तो ये भी पीछे ही लगेंगे। तो कृदंत प्रत्यय क्या होते हैं? कृदंत प्रत्यय होते किसी भी क्रिया, कोई क्रिया है या धातु है, उसमें प्रत्यय लगाने से बने शब्द। जब क्रिया और धातु के पीछे कोई प्रत्यय लगाते हैं तो वो हमारे क्या कहलाते हैं? वो हमारे कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। यदि क्रिया और धातु के पीछे लगाया जाए तो कृदंत प्रत्यय हो जाता है, और संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के पीछे लगाया जाए तो वो क्या कहलाते हैं? हमारे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तो इसमें क्या है? इसमें याद रखो, क्रिया और कोई धातु उसके पीछे लगा हो तो कृदंत, और सर्वनाम और संज्ञा और विशेषण के पीछे लगा हो तो हमारा क्या कहलाते हैं? तो वो हमारे तद्धित प्रत्यय हो गए। तो मैं अब देखो इसमें क्रिया कौन सी है? क्रिया के पीछे लगा होगा तो हमारा कृदंत प्रत्यय होगा। इसमें देखो दुधार है, भिड़ंत है, मिठास है, चतुराई। जो दुधार है वो क्या है? दूध प्लस धार, ये तो होगा नहीं, ये हमारी क्या है? संज्ञा हो जाती है, क्रिया नहीं है। भिड़ंत क्या है? भिड़ प्लस भिड़ंत, भिड़ने वाला मतलब भिड़ंत होगा। जो भिड़ंत शब्द है वो क्या है? हमारे भिड़ना एक क्रिया है, क्रिया के अंत में लगाए ता। भिड़ना एक क्रिया है, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड ही राइट हो जाएगा, क्योंकि भिड़ना एक क्रिया है, भिड़ंत के भिड़ने के अंत में लगाए ता। तो ये जो ता प्रत्यय लगा है तो यही हमारा क्या है? कृदंत होगा। मिठास में होगा नहीं। मिठास किससे बना? मीठा से। मीठा क्या होता है? संज्ञा होती है। और चतुराई, चतुर से बनी है चतुराई, तो ये क्या है? ये भी संज्ञा होती है। ये सारी भाववाचक संज्ञाएं हैं। तो ये राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड। भिड़ंत में ही क्या लगा है? तब प्रत्यय लगा है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा गया है, निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द को पहचानिए। इसमें से कौन सा शब्द रूढ़ है? वीडियो को साथ साथ में लाइक करते जाएं और शेयर भी कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करते जाएं। फर्स्ट ऑप्शन क्या पूछा है? मलयज। सेकंड ऑप्शन है दे रखा है जलज। थर्ड ऑप्शन है पंकज और फोर्थ है वैभव। तो इसमें से कौन सा शब्द है जो कैसा है? रूढ़ है। कैसा है? रूढ़ है, वो पता करना है। तो रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? कौन से शब्द को हम रूढ़ शब्द कहते हैं? तो वे शब्द जिनका क्या हो? जिन्हें तोड़ा ना सके, जिनका एक ही अर्थ हो, जिनको अलग करने पर
कोई शब्द है जिसको अलग करने पर कोई अर्थ ना निकले। जैसे कि एक शब्द दे रखा है जल, जल को यदि हम तोड़ेंगे, दो भागों में तोड़ें, जैसे कि ज को अलग कर दें और ल को अलग कर दें, तो इसका कोई भी अर्थ नहीं रहता, या जिसका कोई अर्थ ना निकले, तो ये ऐसे सारे शब्द क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं, जिनका से केवल केवल क्या हो, एक ही अर्थ हो, जिनके अन्य तोड़ने पर उन्हें मतलब कोई भी अर्थ ना निकले, ये शब्द क्या कहलाते हैं? हमारे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। तो ऐसा कौन सा शब्द है जिसका कोई अर्थ ना निकलता हो? मलयज। मलयज क्या है? मलयज तो होगा नहीं, क्योंकि मलयज किसको कहते हैं? चंदन को कहते हैं। इसका तो दूसरा नाम मिल गया, चंदन होता है। जलज किसको बोलते हैं? कमल को बोलते हैं। तो ये भी नहीं होगा कि कमल का ही नाम क्या है? जलज है। पंकज भी किसको कहते हैं? कमल का ही दूसरा नाम है, यानी पर्याय है, कमल का पर्याय क्या है? पंकज। तो ये भी नहीं होगा। जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, वैभव। क्या होगा हमारा राइट आंसर? होगा ऑप्शन नंबर डी, वैभव। क्या है? रूढ़ शब्द है। कैसा शब्द है? रूढ़ शब्द है। वैभव को यदि हम वैभव को में तोड़ेंगे, वै और भव, तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलता, ना वै का कोई मतलब है और ना ही भ का मतलब कोई मतलब है। और ये जलज का तो मिलता है जल धन ज, यानी कि जल माना पानी में और जा माना जन्मा, पानी में जन्मा क्या है? कमल। पंकज का क्या होता है? पंक धन ज, पंक माना होती है कीचड़ और जमिस होता है जन्मा, तो पंक माना कीचड़ में जन्मा क्या है? कमल। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि इनमें क्या है? इनको तोड़ने पर इनके क्या निकल रहे हैं? अर्थ निकल रहे हैं। तो ये हमारे रूढ़ शब्द होंगे नहीं, और जिसका अर्थ नहीं निकलता वही हमारे शब्द क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। तो वैभव हमारा कैसा शब्द है? रूढ़ शब्द होगा। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, किसी वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में परस्पर सामंजस्य को कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है पदक्रम, सेकंड ऑप्शन है अन्वय, थर्ड ऑप्शन है उद्देश्य और फोर्थ ऑप्शन है विधेय। तो इसमें पूछा है, क्या पूछा गया है हमसे? इसमें पूछा ही गया है हमसे कि मतलब किसी वाक्य में प्रयुक्त शब्दों के परस्पर क्या हो? सामंजस्य हो, सामंजस्य हो, तो वो शब्द क्या कहलाएगा? जिसमें परस्पर क्या हो? सामंजस्य हो, तो वो शब्द क्या कहलाएगा? पदक्रम कहलाएगा, अन्वय कहलाएगा, उद्देश्य कहलाएगा या विधेय कहलाएगा? तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? पदक्रम। पदक्रम क्या होता है? पदक्रम कहेगा, पदक्रम होता ही क्या है? पदक्रम क्या? किसी भी वाक्य में जो पद दे रखे हैं, यानी कि जो शब्द दे रखे हैं, जैसे कि ये शब्द है, यह है चित्र बहुत सुंदर है, तो ये हमारे जो शब्द दे रखे हैं ये क्या है? इन्हें पद बोलते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? पद बोलते हैं। अगर इनको क्रम से लगाया जाए तो यही क्या कहलाता है? पद क्रम कहलाता है। जैसे कि संज्ञा के स्थान पर संज्ञा लगी हो, क्रिया के स्थान पर क्रिया हो और कर्म के स्थान पर कर्म हो, तो यही जब क्रम से लगे होते हैं तो यही हमारा क्या कहलाता है? पद क्रम कहलाता है। और यदि अलग अलग ऐसे ही लगे हों, ये कहाँ कहीं भी यह लगाओ, कहीं भी बहुत लगाओ, कहीं सुंदर लगाओ, तो ये क्या कहलाता है? तो हमारा पद होता है। हर शब्द क्या हो सकता है? पद है। और जब ये क्रम से लगा हो तो क्या कहलाते हैं? ये पदक्रम कहलाते हैं। तो इसमें पूछा ही क्या? इसमें परस्पर सामंजस्य की बात की गई है, तो पदक्रम नहीं होगा, कि पदक्रम होता ही है कि वाक्य में निश्चित रूप से क्रमानुसार लगे हुए पदों को ही क्या बोलते हैं? पद कहते हैं। तो पदक्रम नहीं होगा। नेक्स्ट क्या दे रखा है? अन्वय। अन्वय होगा। अन्वय क्या होता है? अन्वय क्या होता है? तो अन्वय क्या है? किसी पद्धति द्वारा लिंग वचन, किसके अनुसार? लिंग, कोई पद्धति है उसके अनुसार लिंग वचन कारक पुरुष के अनुसार वाक्य में क्या हो? वाक्य में प्रयुक्त विभिन्न पदों का, वाक्य में जो प्रयुक्त विभिन्न पदों का एक दूसरे के साथ क्या हो? अन्वय हो या मेल हो। अन्वय क्या है? अन्वय का दूसरा नाम है मेल हो। एक दूसरे के साथ क्या हो? मेल हो। जो मेल दिखाया जाता है वही क्या कहलाता है? अन्वय कहला जाता है। जैसे कर्ता का मेल किससे हो? क्रिया से करा दिया गया हो। कर्म का मेल किससे करा दिया हो? कर्म का मेल क्रिया से करा दिया गया हो। और संज्ञा का सर्वनाम से मेल कराया गया हो और विशेषण का विशेष से मेल कराया गया हो, तो यही क्या कहलाता है? अन्वय कहलाता है। मतलब सीधी सी बात है, दो पदों के बीच में जो मेल दिखाया जाता है वही हमारा क्या है? अन्वय कहलाता है। दो पदों के बीच मेल।
में क्या, मेल। ये क्या है हमारा, अन्वय कहलाता है। उद्देश्य किसे कहते हैं, उद्देश्य, उद्देश्य कहते हैं जिसके बारे में बात हो रही हो, कोई वाक्य है उसमें जिसके बारे में बात कही जा रही है वही हमारा क्या है, उद्देश्य कहलाता है। जैसे बंदर पेड़ से गिर गया, तो बंदर, जो बंदर क्या है, किसके बारे में बात हो रही है, कौन पेड़ से गिर गया, बंदर पेड़ से गिर गया, बंदर पेड़ से गिर गया। तो इसमें बात किसकी हो रही है, बंदर की बात बताई जा रही है कि बंदर है जो पेड़ से गिर गया है। तो जिसकी बात बताई जाए वो हो जाएगा उद्देश्य, और विधेय जिसके बारे में, उद्देश्य के बारे में, जिसके बारे में बात कही जाए कि क्या हुआ, बंदर को क्या हो गया, तो बंदर गिर गया, जो गिरना है, जिसके बारे में जो उद्देश्य है, उद्देश्य के बारे में जो बताया जा रहा है वही क्या कहलाता है, हमारा विधेय कहलाता है। जिसके बारे में बात कही जाए वो उद्देश्य हो गया, और जो उद्देश्य के बारे में क्या बात हुई है वो हमारा क्या कहलाता है, विधेय कहलाता है। तो राइट आंसर में पूछा गया था परस्पर सामंजस्य किसे कहते हैं, तो इसका चौथे का आंसर क्या होगा, मेल या सामंजस्य होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दो पदों के बीच में मेल या सामंजस्य क्या कहलाता है, अन्वय कहलाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। आपको यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा क्योंकि सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैंने आपको पहले ही रूढ़ के बारे में बताया या विकारी अविकारी बताया, क्वेश्चन यहाँ से बहुत एग्जाम में बन जाते हैं। तो मतलब क्वेश्चन को समझते जाएं साथ साथ में, क्योंकि सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आपको यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन मिलता जाएगा। और वीडियो को साथ साथ में लाइक करते जाएँ, शेयर भी कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करते जाएँ। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। आधुनिक ढंग से पहला एकांकी किसे माना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है बादल की मृत्यु, सेकंड ऑप्शन है एक घूंट, थर्ड ऑप्शन है कारवां, और फोर्थ है भोर का तारा। तो इसमें पहला एकांकी क्या है, कौन सा आधुनिक रूप से पहला एकांकी माना गया है इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या है, तो जो हमारा पहला एकांकी किसको माना गया है, बादल की मृत्यु, बादल की मृत्यु, एक घूंट, कारवां या भोर का तारा। तो जो हमारा राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का, किसको माना गया है, तो पहला एकांकी किसको माना गया है, तो पहला एकांकी होगा एक घूंट, एक घूंट होगा, उसको क्या माना गया है, पहला एकांकी हो गया। बादल की मृत्यु नहीं होगा, जो राइट आंसर होगा एक घूंट होगा। एक घूंट किसके द्वारा लिखा गया है, जो पहला एकांकी है किसके द्वारा लिखा गया है, जयशंकर प्रसाद के द्वारा। किसके अनुसार, जयशंकर प्रसाद ने इसे प्रकाशित किया था, जयशंकर प्रकाश थे, इन्होंने इसको प्रकाशित किया था। यही हमारा पहला जो इसका राइट आंसर होगा, पहला एकांकी क्या है, एक घूंट है। और बादल की मृत्यु इसके लेखक कौन है, इसके राम प्रकाश वर्मा है, इसको राम प्रकाश वर्मा ने प्रकाशित किया था 1930 में। कारवां ये किसकी रचना है, ये भुवनेश्वर प्रसाद जी की श्रीवास्तव हैं, जो भुवनेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव, इन्होंने ये प्रकाशित किया था 1935 में। भोर का तारा ये जगदीश माथुर का है, जगदीश माथुर, ये कब प्रकाशित हुआ था, तो ये भोर का तारा हमारा हो गया, जगदीश माथुर ने इसको प्रकाशित किया था। और हमसे पूछा गया था पहला एकांकी, तो पहला एकांकी किसे माना गया, एक घूंट को पहला एकांकी माना गया। राइट आंसर को ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयत्न उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है। कौन सा शब्द है जो व्यंजन का मतलब प्रयत्न उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट दे रखा है उच्छिप्त, सेकंड ऑप्शन है पार्श्विक, थर्ड ऑप्शन है सघोष, और फोर्थ ऑप्शन है ऊष्म। तो इसमें कौन से वर्ड हैं जो मतलब व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 6 का जो हमारा सही आंसर होगा, जो सघोष, हमारा राइट आंसर क्या है, सघोष। सघोष हमारा क्या है, सघोष जो है प्रयत्न के आधार पर व्यंजन का क्या है, वर्गीकरण नहीं है। व्यंजन को उच्छिप्त व्यंजन में भी वर्गीकरण किया है, पार्श्विक व्यंजन में भी वर्गीकरण किया है, ऊष्म में भी किया है, पर सघोष में नहीं किया है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सघोष क्या है, हमारा व्यंजन के आधार पर वर्गीकरण नहीं किया गया है।
उत्क्षिप्त व्यंजन होते क्या हैं? कौन कौन से जो उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन कोई अंतस्थ या अर्धस्वर भी कहते हैं। तो या और वाह जो वर्ड है हमारे, या और वाह, ये हमारे उत्क्षिप्त व्यंजन है। और दो पार्श्विक में क्या आता है? ला पार्श्विक होता है। सघोष में क्या आता है? सघोष। और क्या है? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? श, श, ह, श, 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 हाँ, ये हमारे क्या है? ये हमारे 4 ऊष्म व्यंजन हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते, क्वेश्चन नंबर 7। प्रख्यात शब्दों में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? कौन सा शब्द उपसर्ग प्रयुक्त है? पहला है प्र, सेकंड ऑप्शन है त, थर्ड ऑप्शन है प्रख, या फोर्थ ऑप्शन है आत। तो इसमें कौन सा शब्द है जिसमें क्या उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? प्रख्यात शब्द में, प्रख्यात शब्द में इन ऑप्शन में से जो दिए गए हैं, इनमें से कौन सा उपसर्ग लगा है? उपसर्ग क्या लगता है? किसी के शब्द के अंदर प्रत्यय लगता है, पीछे किसी शब्द में पीछे जो शब्द लिखा है उसके पीछे प्रत्यय लगता है। और उपसर्ग क्या होता है? किसी शब्द के आगे लगकर उसमें क्या करे? उस शब्द में क्या करे? परिवर्तित, मतलब उस शब्द का अर्थ ही परिवर्तित कर दे, वह उपसर्ग कहलाता है। तो इसमें जो प्रख्यात लिखा है, तो इसमें जो आगे का जो शब्द जुड़ा हुआ है वही, इसमें कौन सा उपसर्ग है? प्र है, ता है, प्रख है, या आत है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। प्र लगा है, क्या लगा है इसमें? प्र शब्द लगा है। प्र, प्रख से क्या? प्र प्लस ख्यात, यही हमारा क्या है? प्रख्यात। तो प्रस क्या है हमारा? यहाँ पे उपसर्ग है। क्या है? उपसर्ग है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा आध्यात्मिक ग्रंथ जो केशव दास द्वारा रचित किया गया था? तो उसमें कौन सा ग्रंथ है जो केशव द्वारा रचित किया गया? क्वेश्चन नंबर 8 का क्या आंसर होगा? पहला है उर्मिला, सेकंड क्वेश्चन है विज्ञान गीता, थर्ड ऑप्शन है नागलीला, और फोर्थ ऑप्शन है भूषण उल्लास। तो इसमें कौन सा है जो केशव प्रसाद द्वारा रचित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा, तो जो कौन सा है इसमें जो केशव प्रसाद द्वारा रचित है? उर्मिला, विज्ञान गीता। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जो विज्ञान गीता है वो किसके द्वारा लिखा गया है? केशव प्रसाद द्वारा रचित है। उर्मिला किसने लिखा है? उर्मिला बालकृष्ण सरमानक के द्वारा लिखा गया है उर्मिला। भूषण उल्लास, ये भूषण ने लिखा है। नागलीला सूरदास जी द्वारा लिखित है। हमसे केशव प्रसाद जी पूछा गया, तो हमारा केशव प्रसाद वाला कौन सा हो जाए? विज्ञान गीता किसने लिखा? केशव प्रसाद द्वारा रचित है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है किसी व्यक्ति या वस्तु को ना अपनाना वाक्यांश का सही अर्थ होगा। किसी वस्तु या मतलब व्यक्ति को ना अपनाना, कोई वस्तु है उसको ना अपनाना, इस वाक्यांश का अर्थ क्या है? वस्तु को ना अपनाना बहिष्कार कहलाएगा, परिष्कार कहलाएगा, तिरस्कार कहलाएगा, या परोपकार? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी का राइट आंसर क्या होगा? बहिष्कार क्या होता है? बहिष्कार कर देना, किसी वस्तु को क्या करना? ना अपनाना ही क्या है हमारा? बहिष्कार कहलाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। परिष्कार क्या होता है? परिष्कार को क्या बोलते हैं? सजावट या सज्जा। सजावट, किसी की सजावट करना, वही क्या है? परिष्कार करना है। तिरस्कार करना क्या होता है? किसी का अपमान कर देना। अपमान क्या है हमारा? तिरस्कार कहलाता है। परोपकार क्या है? दूसरों का हित करते हैं। दूसरों का हित क्या कहलाता है? ये कहलाता है परोपकार। तो हमसे पूछा गया था वस्तु को ना अपनाना क्या कहलाएगा? बहिष्कार कहलाएगा, किसी वस्तु को ना अपनाना। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है व्यवहारिक शब्द का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? कौन सा पर्यायवाची इसमें से व्यवहार का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है व्यवहारशील, सेकंड है आदर्शवादी, थर्ड है व्यवहार में लाने योग्य,
फोर्थ है व्यवहार कुशल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा तो कौन सा होगा इसमें से? व्यवहार मतलब व्यवहारिक का पर्यायवाची नहीं है। व्यवहारशील क्या होगा? व्यवहारशील तो जो व्यवहारशील है वही क्या है हमारा? व्यवहारिक भी है। तो राइट आंसर ए तो होगा ही, तो ये तो नहीं होगा। आदर्शवादी, आदर्शवादी भी नहीं होगा। जो व्यवहारशील है वही क्या है? आदर्शवादी। मूल्यों को मानने वाला ही आदर्शवादी होता है। व्यवहार में लाने योग्य, जो व्यवहारिक है वही व्यवहार में लाने योग्य है। तो व्यवहार में जो कुशल है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जो ऑप्शन नंबर डी है हमारा, वो क्या है? वो व्यवहारिक नहीं है, व्यवहार का पर्यायवाची नहीं है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, व्यवहार कुशल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी देवनागरी लिपि का वर्ण नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है ग्रीवा ध्वनि, सेकंड है मूर्ध ध्वनि, थर्ड है कंठ ध्वनि और फोर्थ है दंतोष्ठ। तो इसमें क्या कौन सी ध्वनि है जो देवनागरी के अंतर्गत नहीं आती? देवनागरी वर्ण की ध्वनि नहीं है। तो हिंदी वर्ड में मुख ध्वनि का भी यूज होता है, कंठ से बोलने वाली ध्वनि का भी यूज होता है, और दंतोष्ठ की, क्योंकि हिंदी की जो लैंग्वेज बोली जाती है वो देवनागरी ही लिपि में बोली जाती है। तो इन तीनों का तो देवनागरी लिपि में यूज होता है। तो यूज किसका नहीं होता? तो इसमें होगा कौन सा नहीं? ग्रीवा ध्वनि है, जो ग्रीवा ध्वनि है, ग्रीवा ध्वनि है, इसका यूज किसमें नहीं होता? इसमें हमारा देवनागरी लिपि में नहीं होता। लिपि होती क्या है वैसे? लिपि कोई पूछ ले आपसे लिपि है क्या, तो लिपि क्या है? किसी भाषा की लिखने का ढंग, जो किसी भाषा है, किसी भाषा को जो जिन चिन्हों द्वारा हम लिखते हैं, जो लिखने का ढंग है, जो चिन्ह है, उन्हीं को ही क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। तो कोई पूछ ले किसी भाषा की लिखने का ढंग ही क्या कहलाता है? हमारा लिपि कहलाता है। और इसमें लिपि का हमने पूछा गया है, इसमें कौन सा देवनागरी लिपि का वर्ण की ध्वनि नहीं है? तो ग्रीवा ध्वनि जो है वो देवनागरी लिपि में नहीं है। जैसे मूक ध्वनि, कंठ ध्वनि, दंतोष्ठ ध्वनि तो है, ग्रीवा ध्वनि नहीं है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी हिंदी की क्लास कैसी थी, क्वेश्चन कैसे थे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्योंकि क्लास में जो हमने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए थे, क्वेश्चन के माध्यम से हमने आपको टॉपिक को समझाना चाहा कि मतलब पहले हमने को टॉपिक को समझा है, उसके बाद ही आंसर दिया है। तो क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। आपको शायद आई होप समझ में ही आया होगा आपको, और ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में बता दें कहाँ पर आपको प्रॉब्लम हुई, क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आई है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, वीडियो को लाइक कर लें, और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जैसे कि कोई भी हमारी न्यू वीडियो आती है जैसे ही उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।